इस्लाम लीग नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेजबान जुल्फिकार राहत। नाज़रीन, ईरान अमेरिका इसराइल जंग बड़ी फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। ट्रंप और इसराइल एक तरफ चीख रहे हैं और दहाइयां दे रहे हैं कि इस जंग को रोका जाए, और बहाने बहाने से 48 घंटे का अल्टीमेटम ट्रंप साहब ने खुद साख्ता 5 दिन का कर दिया है और ईरान के बारे में कहा है कि हमारे बड़े प्रोडक्टिव मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। और साथ ही साथ ये भी इतराफ किया है कि हम एक ज़हीन कौम के साथ लड़ रहे हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत बड़ा है। शतरंज का ये एक मुश्किल खेल है जिसमें हम सुरखुरू होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें एक बड़े टफ और मुश्किल और बड़े ज़हीन दुश्मन का सामना है। काश ट्रंप साहब ये जंग शुरू करने से पहले जान चुके होते तो आज अंजाम ये ना होता। और अल्टीमेटली अब पाकिस्तान के तरले लिए जा रहे हैं, टर्की को बीच में डाला जा रहा है और सालसी की बातें हो रही हैं और सुलह की बातें हो रही हैं। और लेकिन दूसरी तरफ जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वो ये है कि ये सुलह कौन करेगा, जंग से कौन रुकेगा, कौन रोकेगा, और किन शराइत के ऊपर ये जंग बंद होगी। क्या ईरान की शराइत के ऊपर बंद होगी या अमेरिका की शर्त के ऊपर ये जंग बंदी होगी? ये मिलियन डॉलर सवाल है। ईरान मुसलसल मुज़ाकरात से भी इनकार कर रहा है और ट्रंप के साथ किसी किस्म की डील से भी इनकार कर रहा है। और मुसलसल ईरान के जो पासदान इनकलाब के स्पोक्समैन है वो इसराइल से बदला लेने की भी बात कर रहे हैं, नेतन्याहू को अंजाम तक पहुंचाने की बात भी कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक बड़ी दिलचस्प बात की है ट्रंप साहब ने। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान मिलके ये हरमस वाला जो मामला है, यहाँ पे टैक्स कलेक्शन है, मेरी ख्वाहिश है कि ईरान मेरे साथ मिल जाए और हम मिल के सबसे टैक्स लें। यानी अजीबो गरीब मिजाज है मसूद के। तो ये सारे टॉपिक को, सारे इश्यूज को आज सम अप करके इनका अहाता करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब, सीनियर तजियाकार हैं, आप सब उनसे वाकिफ हैं। फाइनेंशियल जो उतार चढ़ाव है पूरी दुनिया में उस पर गहरी नजर है उनकी। साथ ही साथ ब्रिगेडियर सैयद जनफर अली, जो जंगी मामला से लेके दफाई मामलात और दुनिया के जो अभी तेजी से ये जंग शक्लें तब्दील कर रही है, इस पे बहुत ही गहरी नजर है उनकी। आरफ अब्बासी साहब पीटीए के सीनियर रहनुमा हैं। बैरामन तंगी साहब नून लीग के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हुए, ये ट्रंप साहब तो बिल्कुल ही बावले से हो गए हैं और तावले से हो गए हैं। ये ट्रंप साहब को हुआ क्या है? ट्रम्प साहब हैव लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस। आपको पता है कि ट्रम्प जो है दुनिया में सबसे ज्यादा करेक्टरलेस आदमी है। वो कहते हैं ना, वो क्या करें? अमेरिका में जो उसको कहा जाता था, बड़ा सही कहा जाता था, अमेरिकन उसको कहते थे कि ही इज अ टेको प्रेसिडेंट। उसका मतलब होता है ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो अभी आप देख लीजिए, आपने खुद तमाम चीजें बयान की, तो वो जो अमेरिकन ने कहा था वो सोच समझ के कहा था ना। अभी जो कुछ हो रहा है, बल्कि उससे भी जो बड़ी हैरान कुन बात है ना, वो खबरें हैं जो अभी वो उसके टिकर जो चल रहे थे, अदर देन दी 48 आवर पास के अलावा। एक तरफ वो कहता है कि जी ईरान के जो है, मैं मुज्तबा खमनाई को लीडर नहीं मानता। फिर वो कहता है जी ईरान के लोग और लीडर बड़े काबिल एहतराम है और हम उनसे इन कांटेक्ट हैं। फिर वो कहता है कि जी हम मैं और ईरान मिलके स्टेट ऑफ हार्मस का कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। फिर उससे पहले वो यूरोपियन यूनियन को कहता है, यूरोपियन कंट्री से कहता है कि जाओ यार अपनी फौजें डिटेल करो और मुझे स्टेट ऑफ हार्मस का कंट्रोल लेके दो। फिर स्टेट ऑफ हार्मस से नजदीक जो उसने अपने जाके एयरक्राफ्ट कैरियर्स दो जराड फोर्ड और अब्राहम लिंकन ला के रखे हैं। उनको एक को ले जाता है साइप्रस, एक को वो पीछे ओमान के पीछे उसने खड़ा किया हुआ था उसको रिपेयर के लिए, अभी उसको भी विड्रॉ कर लिया वहां से। उसके बाद वो पीट जंग लड़ता है, कहता है मैंने तो जंग नहीं लड़ी यार, मुझे तो पीट एग्जिट ने फंसाता है। वो मतलब वो नहीं होता कि जी अब इसकी किस बात का आप एतबार करें। तो बात ये है कि लीडरशिप जो होती है ना, वो उसके कुछ असूल होते हैं दुनिया में। आप जंगें भी लड़ते हैं, वो किसी असूल पे जंगें लड़ते हैं। अपना हिटलर ने जंग लड़ी थी, उसने कहा था जी जर्मनी बहुत बड़ा मुल्क है और हम पूरी दुनिया को फतह करके रहेंगे। तो पहुंच गया था रशिया तक, तो पहुंच गया था। अगर वो अपना बर्फ ना पड़ जाती और लॉजिस्टिक चेन लंबी ना हो जाती तो वो रशिया को भी ले गया था।
वो तो वार्सो अपने मॉस्को के दरवाजे पे दस्तक दे रहा था जब उसका विड्रॉल वहां से हुआ है। तो बात ये है कि कहने की कुछ तो आप अपनी यार, कहीं तो आप अपनी सेल्फ को बरकरार रखें ना। लेकिन बात ये है कि जो इसने जो अपना जुल्फकार राज साहब, इसने जो ऑपरेशन शुरू किया था ना, उसका नाम था एपिक फ्यूरी। असल में उसका नाम था एप्स्टीन फ्यूरी। ठीक है ना, कि एप्स्टीन के जो इफेक्ट्स थे ना, उससे हटने के लिए इसने पूरी दुनिया को मतलब है बेवकूफ बनाने की कोशिश की है कि जी मैं ईरान पे हमला कर रहा हूँ। पहले कहा जी ईरान के पास न्यूक्लियर हमने खत्म कर दिया, फिर कहा जी ईरान के पास न्यूक्लियर न्यूक्लियर है। अभी देखिए, अभी जो उसकी स्टेटमेंट आ रही है, जो 48 पार आर के पास की स्टेटमेंट आ रही है, उसमें वो उसने ईरान के न्यूक्लियर की और मिसाइल्स की स्टेटमेंट ही नहीं डाली है। मतलब उसने कहा कि जी हम सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि विद इन 48 आवर्स आप स्टेट ऑफ हार्मस को जो है वो खोल दें। असल में तो मैं इसका इतबार करता नहीं हूँ। बाज दफा ये भी होता है कि जंगों में हम मिलिट्री में एक चीज इस्तेमाल किया करते थे, अपनी एक्सरसाइजेज में भी करते थे, दुनिया की भी हमने तारीख पढ़ी है। एक इस किस्म की जंगों में एक ऑपरेशनल पॉज आता है। वो ऑपरेशनल पॉज आप लेते हैं टू री ग्रुप योर सेल्फ और टू री स्ट्रेटेजाइज योर स्ट्रेटेजी। अभी इसके अंदर ऑपरेशनल पॉज की अगर हम बात करते हैं तो वो अपेरेंट इसलिए नजर नहीं आता कि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ इसराइल है। इसराइल ये चाह रहा है कि जंग कंटिन्यू रहे, इसके अंदर कोई पॉज किसी किस्म का ना है। अमेरिकन के अंदर अभी जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है, जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, क्विंसी इंस्टीट्यूट, क्विंसी इंस्टीट्यूट ने जो सर्वे करवाया है, उसके अंदर 58% लोगों ने ये कहा है, 58% लोग रिपब्लिकन जो है वो ट्रंप की जंग, ईरान की जो जंग है उसके खिलाफ है। उसके बाद जो कांग्रेशनल हेयरिंग हो रही है, और परसों जो बिल क्लिंटन की हेयरिंग हुई है, तो आने वाले दिनों में एप्स्टीन फ्यूरी के जो मास्टर है डोनाल्ड एप्स्टीन, उसकी भी कांग्रेशनल हियरिंग होने वाली है एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर। फिर अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस तुलसी गबार्ड का जो हुआ, उसके साथ साथ जो पीट हेग्जेट का हुआ, तो एक इंटरनल प्रेशर भी डेवलप हो रहा है अमेरिका के अंदर। उसके साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट है, ऑयल मार्केट के अलावा, ऑयल मार्केट को ना टच करें, ऑयल मार्केट के अलावा जो ग्लोबल ट्रेंडिंग मार्केट है, उसके अंदर जो इन्फ्लेशन और उसके अंदर जो उतार चढ़ाव, वो दुनिया में देखिए, दुनिया में वॉर भी जो होती है ना, वो पीछे से इकोनॉमिस्ट और बिजनेसमैन लड़ते हैं। वो वॉर टूल जो होते हैं लड़ने के लिए फौज होती है, लेकिन पीछे से उसको मनूवर किया जा रहा होता है। तो इस वॉर के पीछे भी जो बड़े बड़े माइंड, जो बड़े बड़े अपना हाउसेस खड़े हुए थे, उनको जो कुछ नजर आ रहा है उसके अंदर तो सारी गिरावट है, उसके अंदर कोई ट्रेंड ऊपर तो जा ही नहीं रहा। फिर बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान ही है। जैसे रूटर का स्टेटमेंट आई है, और उसके साथ बहुत सारी चीजों पे बात होती है। मैंने सिर्फ आपको चंद वो चीजें पॉइंट आउट की हैं जो दुनिया में इस वक्त हर चीज देख रहा है। आप नहीं, इसको ब्रिगेड साहब, डीपर। ब्रिगेड साहब, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बिल्कुल करेक्टरलेस टाइप पर्सनैलिटी है। यू टर्न का ये बादशाह है। सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर को कुछ, और अभी वो कहता है जी 5 दिन के ऊपर हम ये अल्टीमेटम ले गए हैं। और सारी दुनिया को पता है कि अल्टीमेटम क्यों आगे गया है। ईरान ने आगे से जो धमकी दी है, रिस्पॉन्ड किया है, उसके बाद चीखें निकल गई हैं इसराइल की भी और उसकी। और इसराइल तो यूएनओ में भाग गया, इसराइल तो तरले ले रहा है, और अमेरिका भी तरले ले रहा है, और नहीं, अब जुल्फकार राज साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा। इस वक्त, कल, इस अभी तक जो कुछ हो रहा था ना, उसमें अमूमन ज्यादातर आप टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा था ईरान। यानी आपने रेजिडेंशियल पे बम मार दिया, मार्केट पे बम मार दिया। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक जब इसराइल ने क्रिमिया के ऊपर बम मारा था, जो उनका कमांड हेडक्वार्टर है, आर्मी हेडक्वार्टर है, वो एक स्ट्रेटेजिक टारगेट था। और कल ईरान ने डमना न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उनका, जो उनकी इज्जत है, उसके ऊपर उन्होंने 6 जो बम मारे थे, उसमें से 4 तो रुक गए, 2 जाके पड़े हैं बिल्कुल डिमोना मेडिकल, वो अपना रिसर्च सेंटर जो एटॉमिक सेंटर, उसकी वेसिनिटी में। इसका मतलब है कि ये वॉर जो है कन्वेंशनल वॉर से लेके इस वक्त न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे आ गई है। ये वो स्ट्रेटेजिक टारगेट है जो मेरा ख्याल जिसको जिसको अचीव करने के ईरान जो नजदीक पहुंच गया है। तो इसने जो है ना, अमेरिका में भी और बहुत सारे मिलिट्री एनालिस्ट में एक शिवर दौड़ा दिया है। तो इसके बाद आप जो कुछ डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो उन स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को अचीव बिल्कुल करने ठीक की, है। और इसके अंदर जो ये 2 टारगेट ईरान ने अचीव किए हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त मिड ऑफ द वॉर में ईरान एक विक्टोरियस पोजीशन में आपको खड़ा नजर आता है। देखिए, यही $1 बिलियन क्वेश्चन है कि यह जंग बंद कौन करेगा और किन की शराइत पे बंद होगी। मुझे लगता है कि ईरान की शराइत के ऊपर ही ये मामला खत्म होगा। लेकिन पता ये चला है
कि ये सालसी पाकिस्तान आ गई है। फिर एक दफ़ा फील्ड मार्शल अहम हो गए हैं, उनकी ट्रंप से बात हुई है और ट्रंप ने उनको कहा कि इस मामले को, जिसमें कहते हैं ना, जांदी करो मिट्टी पाओ, तो शहजाद साहब की जुबानी। बहरामंद तंगी साहब, ये मामला पाकिस्तान में आ गया। जो कभी कहा करते थे ना कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी, तो अब लगता है कि पाकिस्तान का वो रोल जो है अल्लाह मियाँ ने रिवाइव कर दिया है। आज आप भी और ब्रिगेडियर साहब ने भी इस चीज का इस चीज के बारे में कहा कि बात आई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ। देखिए, दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं जुल्फिकार साहब कि अगर सपोज पाकिस्तान, रशिया, चाइना, तुर्की और सऊदी अरब अगर वो मेडिएटर्स का रोल प्ले करते हैं और वो इस जंग को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो ईरान को भी जज्बात का नहीं बल्कि सोचना चाहिए कि इस जंग को खत्म करना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को इस पूरे हिस्से को जंग ने लपेट में लिया है और एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोलियम क्राइसिस है, इन्फ्लेशन क्राइसिस है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त ईरान को अगर सपोज तो ट्रंप को वो कन्विंस करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान के रोल को पूरी दुनिया एक अहमियत दे रहे, तो ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका राजी हो जाए, बल्कि मैं समझता हूं कि ईरान को भी पोलाइटनेस दिखानी चाहिए ताकि इस जंग को खत्म करे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी स्टैंड वही है जो पहले दिन से है कि अगर जंग ने तूल पकड़ ली तो फिर मैं हौसले से और कैपेबिलिटी की बात करूंगा कि फिर हौसला तो होगा ईरानियों का, लेकिन कैपेबिलिटी है वो अमेरिका के पास। और मेरे ख्याल में अगर जंग ने तूल पकड़ ली तो फिर अमेरिका की जीत होगी। जाहिर है, हम बीइंग मुस्लिम जरा हम थोड़ा लिवरेज लेते हैं, अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन है, जज्बा जहाद, नारा तकबीर, इसका भी तो एक मामला है ना जी। डॉक्टर कैस असलम साहब, इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट इस जंग का डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, और इस पे दुनिया कैसे इस पे नबर्द आजमा होगी, और अब जंग आपको रुकती हुई नजर आ रही है? ट्रंप साहब के मसल्स जवाब दे गए हैं और जो सिचुएशन सामने आई है, आप समझ रहे हैं कि ये जंग रुक जाएगी? शुक्रिया, सबको ईद मुबारक। बात यह है कि दो चीज़ें गौर करने की हैं। पहली बात तो ये है कि ये आज से दो महीने पहले ये जंग पहले भी हुई थी और फिर रुकी ईरान और अमेरिका और इज़राइल ने ताकि गुफ्त शनीद हो सके, मगर उसके बरक्स इज़राइल ने हमला करके इनकी लीडरशिप, ईरान की लीडरशिप को कत्ल किया। उसके बरक्स अपना असला इकट्ठा किया। तो ईरान को एक सबक आ गया है कि अगर इस मौके पे जब हमारा हाथ ऊपर है, अगर हम जंग बंद कर देंगे तो फिर वो कुछ महीने अपना असला फिर से इकट्ठा करके हम पे हमला करेंगे। तो मैं नहीं मानता कि ईरान इस नहज पे जंग ख़त्म करेगा। दूसरी बात यह है कि ना सिर्फ इज़राइल और ईरान की इंस्टॉलेशंस और एनर्जी इंस्टॉलेशंस तबाह हो रही हैं। चोक, जिस तरह आपने कहा कि एनर्जी चोक हो गई दुनिया, और वो कैपिटलिस्ट दुनिया है, और वो दुनिया थी जिसके साथ अमेरिका जो है अपनी ट्रेड करता है और सच को। तो जब फाइनेंशियल फ़ायदा भी ईरान को हो रहा है, मिलिट्री फ़ायदा भी ईरान को हो रहा है, और शर्त यह है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करें, शर्त यह है कि ईरान के लेजिटिमेट राइट्स को तस्लीम करें, शर्त यह है कि फिर से ये जंग ना हो। जब तक ये 3-4 चीज़ें नहीं मानी जाएंगी ये जंग चलती रहेगी। मैं नहीं मानता, क्योंकि ईरान चोक नहीं हो रहा, चोक तो वो हो रहे हैं, ईरान के लीडर जो उन्होंने मारने थे वो मार दिए हैं। अब तो नई लीडरशिप है जो शायद नज़र भी ना आती हो। सो आई थिंक कि अभी तो ये चलेगी। ये इतनी सालस ज़रूर हो सकती है कि जी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला ना किया जाए, इतनी हो सकती है कि जो है, अब आप देखें वो कह रहे हैं कि इकट्ठे टैक्स लेंगे, तो ऐसे नहीं है। टैक्स तो ईरान ही लेगा अगर लेना है। अमेरिका का क्या काम है कि दुनिया की दूसरी तरफ से आके यहाँ से टैक्स ले? ये
प्रॉब्लम हमारे जैसे मुल्कों का होगा। और फिर तीसरी बात ये देखने की है कि क्या चीन एनर्जी जो है उसका प्रॉब्लम बढ़ा है या नहीं बढ़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली मदद तो चीन कर रहा है, रूस कर रहा है ईरान की। सो आई डोंट बिलीव कि इतनी जल्दी ईरानियन फिर उस झांसे में आ जाएंगे कि जंग ख़त्म करके 3 महीने बाद वो फिर से शुरू कर। डॉक्टर साहब, अब बड़ी पते की बात आपने की है। ईरानी ऐसे ही सोच रहे हैं। ईरानियों ने आज कहा है कि हम ऐसे मुज़ाकरात को नहीं मानते, और वो कहते हैं कि ये ट्रैप है, ये अमेरिका मुनाफकत कर रहा है। वो दोबारा से नेटो को इकट्ठा करके ताकत जमा करके हमारे ऊपर दोबारा अटैक करेगा। 3 दिन 4 दिन का वो टाइम लेना चाह रहा है, ईरानी ये कह रहे हैं। लिहाजा हम ऐसे मुज़ाकरात को नहीं मानते। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान समेत कुछ टर्की और कुछ दीगर ममालिक चाह रहे हैं कि ये सुलह हो जाए। सालसी के लिए वो तैयार है, और एक हाई लेवल का अमरीकी वफद जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप का दामाद भी शामिल है और वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है, और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर डायलॉग हो रहे हैं। डायलॉग होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मगर डायलॉग जो है वो जिस मुल्क पे हमला हुआ है उसके जो है पोजीशन पे होने पड़ेंगे ना डायलॉग। जाहिर है। लेकिन डॉक्टर साहब वो ईरान नहीं मान रहा। ईरान कह रहा है कि जी हमारे कोई मुज़ाकरात, कोई डील नहीं हो रही। रेड साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये ट्रंप साहब का जो बिहेवियर है, जो रवैया है, ये तो गोरबाचोफ साबित हो रहा है अमेरिका के लिए। ये तो लगता है कि अमेरिका को तोड़ देंगे। और जिस तरह ये झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं ईरान और हम मिलकर टैक्स लेंगे, तीसरी तरफ कहते हैं कि ईरानी बड़ी ज़हीन कौम है, बड़े अच्छे लोग हैं, चौथी तरफ मैरीन्स 4500 मैरीन्स उधर मंगवा के उनको वहां पे लगा रहा है और वहां पे कंट्रोल लेना चाह रहा है। ये ट्रंप की असल शक्ल है क्या? अब करेक्टरलेस आदमी होता है, उसकी कोई बेसिस नहीं होती, किसी बात, कोई कमिटमेंट नहीं होती। ठीक, उसकी कोई कमिटमेंट नहीं होती, और गैम्बलर है बुनियादी तौर पे, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं सोचता। दूसरा ये कि एक होता है लीडर जिसको दुनिया, मुझे नहीं पता कि उसको किसी ने अमेरिका का नक्शा भी दिखाया है नहीं दिखाया, अदरवाइज वो 2500 मरीन उधर ना भेजता। बिकॉज अगर वो जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि हम जैग्रोस देखिए, एक बात समझिएगा जुल्फकार, जो नहीं समझते हम, ये जंग नहीं है। इस जंग का पैटर्न वो पैटर्न नहीं है जिसमें दो फोर्सेस एक दूसरे के सामने खड़ी होती है और फायर कर रही होती है। इट्स अ डिफरेंट जंग, इट्स अ डिफरेंट वॉर। और ईरान ने इस वॉर को पूरी तरीके से, एक होती है वॉर ऑफ एट्रीशन, ये है वॉर ऑफ सिस्टमेटिक एंड्योरेंस एट्रीशन, उसमें कन्वर्ट कर दिया। इसमें फतह जो होती है ना वो बड़ी मुश्किल होती है, और अमेरिका की फतह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। अमेरिका डजंट वांट टू बी अ विक्टर इन दिस वॉर। इसमें ये चीज जो होती है, देखिए आप, ये ऐसे ही होता है कि आप 100 मिसाइल अमेरिका मारे या इजराइल मारे, तो ईरान उसके जवाब में 3 मिसाइल मार देगा, तो ये बता देगा जी मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो इसमें अगर कोई सोचता है कि अमेरिका कोई विक्टर होगा कैपेबिलिटी की वजह से, अगर कैपेबिलिटी की वजह से होता है ये जंग का पैटर्न। अब ये जंग बड़े बड़े जहाजों की जंग नहीं है। आपने अब्राहम लिंकन का हाल देख लिया क्या हुआ, आपने जेराल्ड फोर्ड का हाल देख लिया क्या हुआ, जेराल्ड कहाँ उसको ले गए उठा के। सो इट्स नॉट अ वॉर ऑफ बिग कैपेबिलिटी, इट्स अ वॉर ऑफ बेसिकली ये जो जंग है, तो उसमें जिस तरह ईरान ने इसको कन्वर्ट किया है और जिस तरह वो कर रहे हैं, तो वो तो अगले, मैं कहता हूँ 6 महीने तक इसी तरीक़ेकार से लड़ सकते हैं। अमेरिका करते हैं, और अगर अमेरिका ने किसी वक्त बूट्स ऑन ग्राउंड लाए, तो आप मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत था, वियतनाम से वो फातेह होकर निकला था। वियतनाम की जब जंग हुई थी तो अमेरिका को आखिर में अपना हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए जमीन नहीं मिली थी। अमेरिकन एम्बेसी की छत के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड किया था, वहां से लोगों को लेके आए थे। अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हाल हुआ, रात को 10 बजे हाँ किलिंग शिलिंग कर दी, लोगों को मार दिया, इंसानी हकूक जो है वो तबाह कर दिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर दी। अल्टीमेट क्या हुआ, जंग का एंड होता है अल्टीमेट। तो अल्टीमेट एंड क्या हुआ, अफगानिस्तान में देखें, कोरिया में देखें, आप देखें वो उसका वियतनाम में क्या हाल हुआ। सो इट्स नॉट दैट विद द कैपेबिलिटी अमेरिका हैज नेवर वन अ वॉर बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी। इफ अमेरिका ने अगर कोई जंग जीती है बिकॉज ऑफ कैपेबिलिटीज, द ओनली सेकंड वर्ल्ड वॉर
जिसमें जब लैंडिंग हुई थी अपना आखिर में अलाइड फोर्सेस की, उसमें सिर्फ अमेरिका नहीं था, उसमें पूरी अलाइड फोर्सेस शामिल थी और उन्होंने आके अपना अटैक किया था जर्मन फोर्सेस के ऊपर। सो हम इस वक्त जो चीज देख रहे हैं वो ईरान ने बता दिया आपको। उसने कहा कि जी हम तो इससे सहमत नहीं है और हमने 4 चीजें बताई हैं आपको। एक बात है कि आप बेसिस खत्म करें, दूसरी चीज है कि आप कोई गारंटी दें, तीसरी चीज है कि आप हमें कॉम्पनसेशन दें। ये 4 चीजें उन्होंने बताया। मुझे बताइए उसकी गारंटी कौन देगा? ट्रंप की कोई गारंटी दे सकता है? पाकिस्तान गारंटी देगा? हालांकि इस वक्त जो पोजीशन बन रही है जिसमें रूटर ये कहता है कि पाकिस्तान, टर्किया और इजिप्ट जो है वो नेगोशिएशन को लीड कर रहे हैं, तो टर्किया तो गारंटी नहीं दे सकता, वो तो नेटो का मेंबर है, उसे तो नेटो के 34 मुल्कों से पूछना पड़ेगा कि ये अमेरिका की गारंटी दे दूं। मिस्र इतनी बड़ी पावर नहीं है, मिस्र जो मिडिल पावर से भी नीचे पावर है, तो एक पावर कौन सी आ जाती है? पाकिस्तान ही आ जाती है। तो वुड पाकिस्तान गिव दी गारंटी? यूएनओ गारंटी देगी? यूएन तो खत्म हो गई, अब तो यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन रहेगी। बरगेश साहब, इसमें इंडिया ये कह रहा है कि ईरान को बाकायदा तौर पे रशिया ने S-400 दे दिए 4-5, जो इंडिया का हमने उड़ाया था, आपको पता ही है। वो कहते हैं कि अब तो जो फजाई सुपरमेसी थी ईरान, अमेरिका और इसराइल के पास है, अब तो ईरान उनको तल के रख देगा, उनको तो उड़ा देगा उनके जहाज़ों को। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि F-35 उन्होंने लॉक भी किया और उसको मारा, टारगेट भी किया, टारगेट भी किया। इसके अलावा राज साहब, एक चाइनीज ने जो कुछ उनको बाईव्यू तो दिया भी था ना। अब एक चाइनीज एक शिप है, उसको कहते हैं लियोनवेंग 1, और ये गल्फ ऑफ ओमान के अंदर कोई पिछले 20-25 दिन से मौजूद है। और ये वो शिप है जो 6000 किलोमीटर का सेंसर बबल कैरी करता है ओवर द कॉन्फ्लिक्ट जोन। ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है ना, इसके ऊपर उसका सेंसर है पूरा, और ये 30,000 टन का फ्लोटिंग सुपर कंप्यूटर एडवांस रडार ड्रोन और ट्रैकिंग सिस्टम है, जो इस वक्त ट्रैक कर रहा है तमाम का तमाम जो एरियल टारगेट्स हैं, जो रडार है, जो हाई प्रिसीजन इंटेलिजेंस है, वो ये ईरान को प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा कि ईरान की प्रिसीजन हिटिंग कैपेबिलिटी जो है ना, जिसमें मैंने आपको बताया उन्होंने वो कितनी एक्यूरेट है। सो इट्स नॉट ओनली रशियन, चाइनीज जिस तरह पीछे खड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर वो ईरान, वो भी अमेरिका को पता है कि चाइनीज ने उनको क्या दिया और क्या दे रहे हैं और किस तरह ये जंग कन्वर्ट हो रही है। सो सीइंग ऑल दीज थिंग्स, मैं ये समझता हूँ कि ईरान जो है वो इस वक्त एक एडवांटेजियस पोजीशन में है। वो अपनी डिक्टेट टर्म कराएगा। अमेरिका के ऊपर इंटरनल प्रेशर है, अमेरिका के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है। तो ये इस चीज के अंदर जो है अभी आने वाले, इस वक्त कुछ कहने के बजाय आपको देखना पड़ेगा अगले 48 घंटों में सिचुएशन किस तरह डेवलप होती है, फिर आप कुछ कंक्लूड करेंगे कि किस तरफ जो है। 16-17 जहाज इसराइल और अमेरिका के अब तक ईरान गिरा चुका है, और अभी मुज़ाकरात की एक पासदारान इनकलाब सख्ती से तरदीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें ना मुज़ाकरत की जरूरत है, ना मुज़ाकरत कर रहे हैं। आरिफ अब्बासी साहब, आपका अब मेरा ख्याल है कनेक्शन ठीक हो गया, आप जरा इस पे अपना मौक़िफ़ दें। हाँ देखें जी, मैं पहले कह रहा था कि इस वक्त जो जमीनी हालात हैं उसमें तो ईरान अपर एंड है। ईरान के जो अपने परफॉर्मेंस है वो रवायती जंग में तो अगर देखें तो जब इसने ट्रंप ने ये धमकी दी है कि मैं आपके पावर प्लांट उड़ा दूंगा, इसका मतलब है कि मैदान की जंग से उसके जो मफादात हैं वो पूरे नहीं हुए, और ईरान ने इंतहाई ज़हानत के साथ इस जंग को इतनी महंगी जंग बना दी है दुश्मनों के लिए कि न सिर्फ इसराइल और अमेरिका बल्कि उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अड्डे दिए हुए हैं, उनके भी माली नुकसानात इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो अब अमेरिका तो ये चाहता है कि किसी न किसी तरह इस जंग से वो उसकी जान छूट जाए। अगरचे इसराइल के जो माटो है या नेतन्याहू का जो सोच है, एक नजरिया है, वो तो एक साजिशी आदमी है, बल्कि दोनों ट्रंप के इखलाकी मामलात और याहू के जो उस पर करप्शन के इल्जामात है तो बदकिरदार लीडर हैं दोनों, और इस वक्त उनकी जो ग्राउंड पे अपनी कौम के जो हमायत है उसको भी खो चुके हैं, नेटो की हमायत भी खो चुके हैं। और अब फिर इस वक्त जो जमीनी हालात है ईरान ने उनके लिए इतने मुश्किल बना दिए हैं, या अपना हुर्मुज़ को बंद करके कि पूरी दुनिया में कोई बंदा उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान ने पिछले 50 साल की पाबंदियों के बावजूद
जिस तरह दुश्मन को उसके मकासद में नाकाम किया है, उनका मकसद क्या था? ये रजीम चेंज करना है, एटमी इनकी जो सलाहियतें उनको खत्म करना है, इनका मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना है। आप समझते हैं कि तीनों में से एक में भी वो कामयाब नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जंग जिस तरह दुनिया को इफेक्ट कर रही है, तो इसकी बेहतरी तो हम सब का यही ख्याल है कि इसको जितनी जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब ग्राउंड के हालात ये हैं कि ये जंग अब इसका कंट्रोल ईरान ने अपने हाथ में ले लिया। अगरचे उनकी लीडरशिप सारी एलिमिनेट कर दी गई है, मार दी गई है, लेकिन चूंकि उनका सिस्टम इतना मजबूत है कि उसकी परफॉर्मेंस पे, जंग की परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ा। तो इस वजह से ट्रम्प की तो आप किसी बात पे यकीन नहीं कर सकते। बेसिकली तो ये जुआरी है। लाग वेगास में इसके देखते हैं जितने बड़े जुए खाने हैं और एक करेक्टरलेस शख्स है। तो ये अमेरिका के लिए गोरबाचोव ही साबित होगा। अगर अमेरिका की फाइनेंशियल पोजीशन इसमें $38 ट्रिलियन का, वो $38 ट्रिलियन का वो मकरूज है उसकी इकॉनमी, तो फिर अगर ये डॉलर का जिस तरह युआन में अभी सौदे होने शुरू हो गए तेल के, ऑयल डॉलर अगर रिलेशन खत्म हो जाता है और ये दुनिया इस तरफ मुड़ जाती है, तो फिर उनकी फाइनेंशियल हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। और आने वाले हालात में यह है कि इंशाल्लाह ताला ईरान जिस तरह जिस जहानत से ईरान लड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि ईरान की कामयाबी में बहुत ज्यादा दूर नहीं। अब अगर जंग बंद होगी तो बिल्कुल ईरान ठीक की है। शराइत भी होगी। बिल्कुल ठीक है।